आप सभी बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि पादप रेशे क्या होते हैं। हमारा अध्याय चल रहा है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक में हमने यह पढ़ लिया है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। जंतु रेशे, पादप रेशे। पादपों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हमें दो प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। एक होता है भेड़ों से प्राप्त होने वाला ऊन और दूसरा होता है रेशम के कीड़ों से प्राप्त होने वाला रेशम। ऊन प्रदान करने वाली अनेक भेड़ों की प्रजातियां जो भारतीय प्रजातियां हैं, पाटनवाड़, नाली, मारवाड़ी, लोही, ये सभी प्रजातियां हमने पढ़ी कि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनसे प्राप्त ऊन से किस प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। और यह भी हमने देखा कि उनसे प्राप्त ऊन को किस प्रक्रिया के तहत संसाधित करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण और रंग बिरंगे ऊन में हम परिवर्तित कर लेते हैं। वह प्रमुख रूप से किन किन चरणों से उसे गुजरना पड़ता है। तो आज हम दूसरे प्रकार का जो जंतु रेशा होता है रेशम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। रेशम। यह रेशम मुख्य रूप से एक प्राकृतिक रेशा है जो कि रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे उनके वस्त्रों को रेशम के सूत से ही बनाया जाता था, क्योंकि रेशमी वस्त्र जो होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, चिकने, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और देखने में थोड़ा आकर्षक भी लगते हैं। तो इसलिए उनके वस्त्र जो है वह रेशम के धागों से बनाए जाते थे। रेशम का सबसे पहले जो प्रयोग शुरू हुआ वह चीन देश में शुरू हुआ था, जहाँ से आजकल कोरोना शुरू हुआ है। तो रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था और चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है। लगभग पूरे विश्व में जो उत्पादन होता है उसका 13% उत्पादन, पूरे विश्व का लगभग 13% उत्पादन भारत रेशम का करता है। रेशम को उत्पन्न करने वाला जो कीट होता है वह उसका जीवन चक्र कई चरणों से होकर गुजरता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर, अरंडी के पेड़ पर और ओक या मदार के पेड़ पर पाले जाते हैं। और जो मादा रेशम का कीट होता है वह एक बार में सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है उन्हीं पेड़ों पर। और यह जो अंडे होते हैं इसके वह शहतूत की जो निचली पत्तियां होती हैं पौधे की उस पर चिपके होते हैं और इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं। जब अंडे फूटते हैं तो उनसे सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर लार्वा के नाम से जानते हैं। कैटरपिलर लार्वा क्यों कहते हैं? क्योंकि कैटरपिलर लार्वा जो है वह रेंग कर चलने, कैटरपिलर का अर्थ चलने से है, उसी चलने के आधार पर इसका नाम रखा गया है कैटरपिलर। तो कैटरपिलर लार्वा कहते हैं जो कि अंडों से फूटने के बाद निकलते हैं। यह कैटरपिलर लार्वा जो है कैटरपिलर को इल्ली या लार्वा भी कहा जाता है, जो अंडों से फूटकर बाहर निकलते हैं। ये जब बाहर निकलते हैं तो जो शहतूत की या अरंडी की या ओक की जिस पेड़ पर वह पाले गए होते हैं उसकी कोमल पत्तियां, जो नरम नरम पत्तियां होती हैं, उनको खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके एक बड़े लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह अवस्था क्या होती है? जीवन चक्र की अगली अवस्था। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है और जिसको रेशम ग्रंथि कहा जाता है। इसी ग्रंथि से ही रेशम का उत्पादन यह करते हैं। इस ग्रंथि से जो है बहुत ही महीन लसदार पदार्थ निकलता है जो कि प्रोटीन युक्त होता है। यह महीन लसदार पदार्थ जो स्रावित होता है उस लार्वा की ग्रंथि से वह प्रोटीन युक्त होता है और यह चिपचिपा होता है। लार्वा क्या करता है? यह अंग्रेजी की जो संख्या होती है 8, उसी के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर जो उसकी ग्रंथि से निकल रहा स्रावित पदार्थ है प्रोटीन युक्त, उसको अपने चारों ओर लपेटता जाता है
और यह निकलने, जैसे मकड़ियाँ लपेटती हैं उसी तरह, और यह जो है धीरे धीरे हवा के संपर्क में आता है और सूखता जाता है, और यह सूख कर रेशम के रेशे में परिवर्तित हो जाता है। यही इनकी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला पदार्थ। इस बीच जो यह लार्वा होता है, जिसे हम लार्वा कह रहे हैं या इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं, यह लार्वा जो है वह प्यूपा में बदल जाता है, और यह रेशम के रेशों से लिपटे हुए जो प्यूपा होते हैं, यह सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं, चारों ओर अपने लपेट लेते हैं उसी रेशम को। और इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को जब ये अपने चारों ओर लपेट लेते हैं तो उन रचनाओं को हम कोया या ककून कहते हैं। लार्वा के चारों ओर जब रेशम के धागे लिपट जाते हैं, सूखे हुए, हवा से सूख जाता है वो, और उसके चारों ओर जो रेशम के धागे हैं वो लिपट जाते हैं, तो वह ककून कहलाने लगता है, और तब उस संरचना को हम ककून कहते हैं जिसमें लार्वा के चारों ओर रेशम का धागा लिपटा होता है। और कोकून के भीतर ही प्यूपा जो है वह विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदलता है। यह इसका जीवन चक्र होता है। और अंत में जो रेशम कीट होता है वह कोकून जो उसके चारों ओर रेशा लिपटा हुआ है उसको काटकर बाहर निकल आता है और अपने फिर से नया अपना जीवन चक्र शुरू कर देता है। तो इसको आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बनाया गया है इसका जीवन चक्र। यह इसके चारों ओर पहले अंडे होते हैं, अंडे से फूटकर लार्वा निकलता है, और लार्वा से यह अपने चारों ओर लपेटता जाता है, उसके बाद लपेटने के बाद कोकून में बदल जाता है, और इसी के भीतर यह विकसित हो जाता है। और जब वयस्क हो जाता है तो इस धागे को काट करके बाहर निकल आता है और एक वयस्क कीट के रूप में बाहर फिर से अपना नया जीवन चक्र शुरू कर देता है। तो यह इसका जीवन चक्र होता है। और तो पूरी लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी कैसे रेशम का लार्वा बनता है और कैसे वह रेशम बनाता है, कैसे नए कीट में परिवर्तित होता है। आपकी किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं। जो नर रेशम कीट होता है कुछ इस तरह होता है, मादा इस तरह, और शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। फिर रेशम का यह कीट है जो कि कैटरपिलर लार्वा कहलाता है। या कोकून की संरचना होती है, कोकून के भीतर विकसित होता हुआ कीट हमें दिखाया गया है। यह सारी चीज़ें जो है उसके जीवन चक्र से संबंधित हैं। इसके बाद देखते हैं कि कैसे इनको पाला, जो पालने वाले लोग हैं कैसे इसको पालते हैं। रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए इन रेशम के कीटों को पालना जो है वह रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम के कीट को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। इसको एक और नाम दिया जाता है, उससे कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। भारत में जो प्रमुख सेरीकल्चर का केंद्र है वह कर्नाटक के मैसूर तथा बंगलौर में है। बेंगलुरु कहा जाता है आजकल जिसे। दक्षिण भारत में यह दोनों जिले पाए जाते हैं। तो भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में है। और कर्नाटक के अतिरिक्त यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र हमारे देश में है कर्नाटक के अतिरिक्त। कर्नाटक मुख्य क्षेत्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड, नैनीताल, हल्द्वानी में भी कुछ कीट पालन किया जाता है। तो यह क्षेत्र है हमारे जहाँ पे सेरीकल्चर होता है या रेशम का कीट पाला जाता है। असम तथा झारखंड में जो कई किसान हैं उनका प्रमुख व्यवसाय ही यह कीट पालन है। वहाँ बड़ी मात्रा में कीटों को पाला जाता है। वह पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। नर कीट की तुलना में जो मादा कीट होता है उसका आकार बड़ा होता है, बड़े आकार की होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ऐसा नहीं कि एक दो अंडे देती है, वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। और किसानों द्वारा इन अंडों को, किसान क्या करते हैं, जो अंडे देती हैं मादाएँ, उनको जो है सावधानीपूर्वक किसी कागज़ पर उतार लेते हैं और कपड़े की पट्टियों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचते हैं। मतलब उन अंडों को भी बेचा जाता है जो अंडे देते हैं
मादा। और कीट पालक इन अंडों को कीट पालक गृह में उचित ताप और नमी पर इस प्रकार रखा जाता है जिससे अंडों में अधिक से अधिक लार्वा, मतलब उनको अच्छी कंडीशन में चारों ओर से गर्मी और कीट पालक गृह बनाए होते हैं उसमें रखा जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लार्वा उन अंडों से उत्पन्न हो सकें। लार्वा जो आगे विकास करता है वह बांस की बनी ट्रे पर शहतूत की कोमल ताज़ी पत्तियों को बिछाकर अनेकों संख्या में लार्वा रख दिए जाते हैं। शहतूत की पत्तियां जो होती हैं वो बांस की बनी ट्रे होती है, उसी पर फैला दी जाती हैं, उन्हीं पर लार्वा को रख दिया जाता है। वह उन ताज़ी पत्तियों को खाकर जो है वह लार्वा विकसित होते हैं। यह जो लार्वा होते हैं यह दिन रात इन पत्तियों को खाते हैं जो कोमल ताज़ी पत्तियां होती हैं, और धीरे धीरे आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं पत्तियों को खाते हुए उस बांस की ट्रे में। और बीच बीच में जो ट्रे की सफाई भी करते रहते हैं और पत्तियों को बदलते रहते हैं। लगभग 25 से 30 दिनों बाद जो लार्वा होते हैं वो पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों के बाहर आने लगते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोकून बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने चारों ओर रेशम के धागे लपेटना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए बांस की जो ट्रे में छोटी रह के टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। टहनियों पे ही बैठकर यह अपने चारों ओर रेशम के धागे लपेटते हैं। कोकून से जो कैसे हम रेशम प्राप्त करते हैं, कोकून तो बन गया, कोकून से कैसे रेशम प्राप्त करते हैं यह देखिए। पूरा जो कोकून बन जाता है उन्हें इकट्ठा किया जाता है और रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही, जैसे कोकून बन गया और उसके बाद उसको वयस्क कीट नहीं बनने दिया जाता है, उसके पूर्व ही उस कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 से या 97 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगभग उबाल देते हैं पानी में 10-15 मिनट तक। उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं कि वो कोकून को काट कर बाहर निकल जाएं। उसके पहले उन्हें पानी में हम डालकर 10-15 मिनट तक उबाल देते हैं, और जिससे यह जो कोकून है इसके चारों ओर धागे लिपटे हैं रेशम के, उनके बीच जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह भी साफ़ हो जाता है तथा रेशम के रेशे जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार जो रेशम प्राप्त होता है वो काफ़ी लंबा लंबा धागा होता है, बहुत अच्छी कोटि का होता है, उच्च कोटि का। दूसरी बात ध्यान देने वाली है क्या कि उबालते क्यों हैं। पहली चीज़ तो अच्छी उच्च कोटि का हमें रेशम प्राप्त हो जाता है, लंबे धागे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें ना उबाला जाए तो क्या होगा, या जो प्यूपा है इससे जो वयस्क कीट बना है वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल जाता है, और जब वह काट कर बाहर निकलता है तो वह फिर रेशम छोटा छोटा धागा मतलब टुकड़ा बन जाता है। फिर वह अच्छी क्वालिटी का रेशम नहीं माना जाता है और वह खराब गुणवत्ता का रेशम माना जाता है। इसलिए इसको हम पहले ही उबाल देते हैं कि वह कोकून के चारों ओर के जो लिपटे हुए रेशे हैं उनको काट ना सके, काटने से पहले ही उबाला जाता है जिससे वह उसी के भीतर मर जाए और जो चिपचिपा पदार्थ है जो रेशम के धागे में लिपटा हुआ है वह हमें आसानी से साफ प्राप्त हो जाए। रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए कोकून में से जो रेशे निकालने की प्रक्रिया जो है वह रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग। रील बनाना, उन रेशों को कोकून से निकालना और रील बनाना कहलाता है रीलिंग। और इस प्रक्रिया में लगभग एक रील बनाने 4 से 8 कोकून रेशों को मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वह विशेष मशीनों द्वारा की जाती है, मतलब उसके लिए कुछ विशेष मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं और रेशम के धागों को की सुंदर रंगों में रंगाई भी की जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं रंग बिरंगे धागों से रेशम के वस्त्र बुने जाते हैं, मतलब रेशम का वस्त्र आपका तैयार हो गया। रेशम के कीट जो होते हैं विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं रेशम के कीटों की, और हर प्रजाति से अलग अलग प्रकार के रेशम प्राप्त किए जाते हैं। और इनमें जो अंतर होता है यह धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती में अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रजातियों से प्राप्त रेशम के धागे, अलग अलग जातियाँ होती हैं रेशम के कीट की, तो सबसे जो प्राप्त धागे होते हैं उनकी चिकनाहट में, चमक में, मजबूती में भिन्नता पाई जाती है। आजकल जो सबसे प्रचलित रेशम है वह शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। जो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है
उससे जो रेशम प्राप्त किया जाता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी, इन पेड़ों पर भी इनकी पत्तियों पर भी रेशम के कीट पाले जाते हैं। और विभिन्न जो रेशम के कीटों से प्राप्त होने वाले रेशम हैं उनका नाम है टसर रेशम, मूंगा रेशम। ये दूसरी प्रजातियों से प्राप्त होने वाले रेशम हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम, यह सब भी जो है दूसरी प्रजातियों से प्राप्त रेशम ही के प्रकार हैं। कुछ और बातें इनके बारे में जानना है कि रेशम कीट जो है, रेशम कीट पालन विज्ञान के बारे में कुछ सेरीकल्चर जिसे कहा जाता है, कुछ और बातें जान लें। रेशम कीट के एक कोकून से लगभग 300 मीटर से 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकाला जाता है। मतलब एक कोकून से कितना मीटर? 300 से 900 मीटर तक। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए लगभग 5500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। 5500 कोकून इकट्ठा करेंगे तब जाके 1 किलोग्राम रेशम हमें प्राप्त होगा। रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त ना करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। कुछ ऐसे कोकून छोड़ दिए जाते हैं जिनसे कि उन्हें नहीं उबाला जाता है, उनको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वह फिर अंडे दें और फिर से उनका नया जीवन चक्र शुरू हो। दैनिक जीवन में जो जंतु रेशे हैं उनकी क्या उपयोगिता और क्या महत्व है, यह भी इस पर थोड़ा सा देख लें। हम अब दैनिक जीवन में बहुत जो है प्रमुख रूप से भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन का उपयोग करते हैं और रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशमी धागे का उपयोग करते हैं। ऊन की क्या उपयोगिता है? ऊन की उपयोगिता यह है कि मनुष्य में जो ऊन जो है वह स्वेटर के रूप में शाल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऊन से हम बनाते हैं। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करके ठंड से हम बचते हैं और ऊन जो है उसके बीच में बहुत अधिक वायु भरी रहती है, इसलिए उससे हमें वह वायु ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है। इसलिए हमें बाहर की हवा जो ठंडी है वो हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाती है। और इस प्रकार सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहनकर शरीर को ठंड से बचा लेते हैं, ठंड नहीं लगने पाती है। कालीन, गलीचे, पावदान और भी घरेलू सामग्रियों को बनाने में भी ऊन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार रेशम काफ़ी उपयोगी पदार्थ है, जो कि बहुत हल्का होता है या बहुत ही चमकदार होता है। तो रेशम से जो बने वस्त्र होते हैं वह हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। और रेशमी वस्त्र पहनने में हम काफ़ी आराम महसूस करते हैं, बहुत नर्म होते हैं। इसलिए इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किसी भी मौसम में बहुतायत से होता रहता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी बहुत प्रचलित हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। रेशमी वस्त्र काफ़ी पसंद किए जाते हैं लोगों के बीच में। आजकल कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों का उपयोग बहुत चलन में है। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे कि पैरासूट भी रेशम के धागे से बनता है। बुलेट प्रूफ कपड़े रेशम के धागों से बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि पैरासूट और बुलेट प्रूफ धागे, ये चूँकि रेशम का धागा बहुत मजबूत होता है, इसलिए इनका उपयोग इन कार्यों में भी किया जाता है। ऑपरेशन में जो टाँके लगते हैं उन टाँकों में भी इन्हीं रेशम के धागों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी उपयोगी होता है रेशम और ऊन जो जंतु रेशा है। तो यह आज का लेसन यहीं पूरा होता है और इसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं और साथ में कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो काफ़ी इसमें आसानी से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप उसको हमसे ज़रूर पूछेंगे, हम क्लियर करेंगे उसको। बाकी अपने आपके लेसन इस अभ्यास प्रश्नों के साथ हम फिर से मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।